नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम आपको जीके फास्ट रिवीजन यानी कि टॉप 50 यानी कि बात करें तो टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन एमसीक्यू है और साथ में जो है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है कि नहीं? और इस क्वेश्चन को 15 में से अगर आप 5 प्लस भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो समझिए कि आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना उतनी बड़ी बात अब नहीं रह जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि वही व्यक्ति इतना प्लस कर पाएगा जो बेहतरीन तरीके से थ्योरी और एमसीक्यू किया होगा, यानी कि उसका बेस मजबूत होगा, है कि नहीं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे, ठीक है ना? अब नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर 5 प्लस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमने इतना किया, है कि नहीं? नए व्यूअर से बता देना चाहते हैं कि आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बिहार दरोगा जो कि सामने एग्जाम होने वाला है या फिर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है ना दोस्त? आप आराम से इस वीडियो को देखिए और खुद बताइए कि आपने कितना इस वीडियो में क्वेश्चन हल किया है। ठीक है ना? देखिए दोस्त सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी मेहनत ही बताती है कि आपने क्वेश्चन कितना हल किया है। अगर ईमानदारी से आपने पढ़ाई किया होगा तो ज़रूर 5 प्लस कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गँवाए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो में जो है हम 3 तरह के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे। कैसा-कैसा आपको मालूम है? ईज़ी प्लस मॉडरेट और प्लस हार्ड। ये तीनों तरह का कंप्लीट क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा, ठीक है ना? हम यही बात करना चाहते हैं कि जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट है, वो हर एक तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर सके, ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो है प्रश्न जो है ध्यान से देखना है, ठीक है? पहला प्रश्न है आज के वीडियो का। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो भी कथन दिया गया है ये वाला इस पे विचार करना है, ठीक है ना? और बताना है कौन-सा कथन सही है और कौन-सा कथन गलत है। अब देखते हैं कथन के बारे में। बोल रहा है पहला कथन कि निम्न इल्तुतमिश ने सिजदा यानी कि दंडावत तथा पैवोस यानी कि सम्राट के पैर को चूमने की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। यानी कि जो सिजदा और पैबोस की जो मतलब आरंभ है वो इल्तुतमिश ने किया था, इसी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि राजा के प्रति अभिवादन के रूप में किया था। दूसरा बोल रहा है कि बलबन ने चांदी का टाका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। यानी कि बताइए कौन-सा कथन सही हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्त काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना? आप खुद जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो इससे घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जाके पेशेंस के साथ आंसर देना है, ठीक है ना? तो देखिए इसका हम आंसर बताते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इल्तुतमिश ने ऐसा जो है अभिवादन के रूप में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और बलबन ने जो है चांदी का टाका और तांबे के जीतल की मुद्रा प्रचलित नहीं किए थे। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नहीं तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। ठीक है ना? तो एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। ठीक है? इसी तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराते जाएँगे और आप खुद देखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया ना? अगर दोस्त वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा है ना, हमारी मेहनत आपके लिए थोड़ी-सी भी ज़रूरतमंद लग रही है ना, तो दोस्त वीडियो को ना सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है और दिल से लाइक करके जाना है वीडियो को, ठीक है ना? क्योंकि आपका मेहनत, हमारी मेहनत ही आपको और आपकी मेहनत मिलके सफलता के नज़दीक लेके जाएगी, है कि नहीं? तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, यानी कि सही कालाक्रम कौन-सा है? ऑप्शन ए है भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम या फिर ऑप्शन बी है विषय, भुक्ति, विधि, ग्राम या फिर ऑप्शन सी है विधि, भुक्ति, विषय, ग्राम या फिर ऑप्शन डी है भुक्ति, विषय, ग्राम और विधि। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है कि गुप्त कालन में प्रशासनिक अनुक्रम यानी कि प्रशासन के कैसे-कैसे क्रम थे, उसी के बारे में बात कर रहा है। जिनको भी जानकारी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपना आंसर ज़रूर देते चलिएगा, ठीक है ना? तो देखिए याद रखिएगा हमेशा इसका कालक्रम कैसा था? पहले आया था भुक्ति, उसके बाद आया था विषय, उसके बाद विधि था, उसके बाद से ग्राम था। यही प्रशासनिक व्यवस्था और अनुक्रम था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको आप
जरूर याद रखिएगा। इसीलिए हम आपको देख सकते हैं कि गोला भी करके बता दिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया? हमें उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न देखने। देखिए ये जीके फास्ट रिवीजन है, इसीलिए हम आपको ज्यादा विस्तार में नहीं बता सकते। आप हमारे चैनल में विजिट कीजिए, जाइए, और हम प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बता दिए हैं। बिहार स्पेशल में थ्योरी भी कंप्लीट किए, एमसीक्यू और पूरे विस्तार और मैप के साथ सारी चीजें हम बताए हैं, ठीक है ना। तो जो भी बिहार के एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट है, आप जाइए चैनल पे, बिहार का स्पेशल सीरीज हम 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। 2000 क्वेश्चन का सीरीज भी स्टार्ट किए, प्लेलिस्ट में हम बना दिए, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। वेसर शैली का उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वेसर शैली का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है होलसेलर मंदिर, या फिर ऑप्शन बी है कादरिया महादेव मंदिर, या फिर ऑप्शन सी है श्री राम मंदिर यानी कि अयोध्या वाला, या फिर ऑप्शन डी है यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये P/Q क्वेश्चन, ये पूछा हुआ सवाल है। हम आपको बिल्कुल ही VVI क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताता रहिए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होलसेलर मंदिर। यानी समझ रहे हो, यानी कि वास्तु कला, जो मंदिर का वास्तुकला है, वह वेसर शैली का उदाहरण कौन सा है? होलसेलर मंदिर है। याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, होलसेलर मंदिर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी कि 4 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहा है 4 नंबर कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा त्रेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? 3 की बातें कर रहा है। भवभूति, हस्तिमल तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए नाट्यकार के लिए प्रसिद्ध थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक थे इसलिए प्रसिद्ध थे, या फिर ऑप्शन सी जैन संत थे इसलिए प्रसिद्ध थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंदिर वास्तुकार थे इसलिए प्रसिद्ध है। बताइए। तो दोस्त बिना समय गए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये नाट्यकार थे, ठीक है ना दोस्त। जो ये भवभूति, हस्तिमल और सोमेश्वर थे, ये प्राचीन भारत में नाट्यकार के लिए प्रसिद्ध थे। इसको आप जरूर याद रखिए। किसके लिए प्रसिद्ध थे? नाट्यकार के लिए प्रसिद्ध, यानी कि नाटक करने के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट आपको कंप्लीट करवाते जा रहे हैं, बिना आपका समय गंवाए, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं। देखिए 5वां नंबर है, ये पॉलिटी से सवाल है। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? देखिए पूछ रहा है कि उल्लेखित सही क्रम कौन सा है, यानी कि जो उल्लेखित, यानी कि जो क्रम बाई क्रम कौन सा चीजें आती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना आप पढ़े होंगे, ऐसे करके प्रस्तावना होता था, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी चीजें लिखा होता था, हम भारत के लोग हैं, आप जाके देखिए उसमें सारी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समाज पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में, ये होगा, या फिर ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। बताइए। ऑप्शन नंबर सी पंथ निरपेक्ष समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर लोकतंत्रात्मक, या फिर ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी और लोकतंत्रात्मक। बताइए। देखिए ये सब ना प्रस्तावना के अंदर आता है, लेकिन अनुक्रम के हिसाब से, यानी कि क्रम के हिसाब से कौन सबसे पहला आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आता है, ठीक है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद से समाजवादी पंथ निरपेक्ष, उसके बाद से लोकतंत्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। आपको तो मालूम होगा कि हम आपको सुना भी देते हैं, याद होगा। अगर नहीं याद होगा उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या बोलता है कि हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख पता है ना, 26 नवंबर 1949 में को एतत्दा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि शुरुआत में कौन सा आया? संपूर्ण प्रभुत्व आया,
उसके बाद समाजवादी आया, उसके बाद पंथ निरपेक्ष आया, उसके बाद से लोकतांत्रिक आया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, आप जब इस चीज़ों को ना अपने रूम में पॉलिटी की चीज़ें लगा कर रखिएगा तो आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना पॉलिटी से संबंधित है और प्रस्तावना तो बिल्कुल आप ध्यान में ही रखिएगा, याद करके ही रखिएगा। याद करने से ही आपको ये वो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, है कि नहीं? अब हम चलते हैं अभी जो है 6 नंबर सवाल पे। ध्यान से देखिएगा 6 नंबर सवाल बोल रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? यानी कि कौन-सा कथन सत्य बोल रहा है। ठीक है ना? अब आप बताइए कौन-सा कथन सत्य है? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन क्या है? पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए तो बिना समय गवाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थी जो पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सत्य है। इसमें क्या बोला है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, यानी कि राज्य चुनाव के पर्यवेक्षण में होता है। समझ में आ गया ना? पंचायती राज के संदर्भ का कथन पूछ रहे हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाए। एक दो बार आप रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि दोस्त देखिए, आपका सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं बल्कि आपको मेरिट तक पहुंचना है। हमेशा हम इस वीडियो में बताते रहते हैं कि आपको मेरिट तक पहुंचना है। अपनी ऊंचाइयों को दूरदर्शी बनाइए। जब अपनी ऊंचाइयों को दूरदर्शी बनाइएगा तभी जाके आपको ये मेरिट तक पहुंचने में आसानी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? यानी कि जो केंद्र से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चीजें है और उसके बाद स्टेट वाली चीजें है। ठीक है ना? इसमें जो है किन शक्तियों के द्वारा बंटवारा, किन अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है? ठीक है, जैसे शिक्षा हो गया, बॉर्डर साइंस हो गया, स्टेट प्रशासन हो गया, ये सब चीजें जो है किस सूची के अंतर्गत बांटा गया है? तो इसको सही में याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में सेंट्रल और स्टेट के बीच में बहुत सारी शक्तियाँ का बँटवारा किया गया है। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7वीं अनुसूची। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं, आपको 8वां नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है ना? बिना समय गए 8 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है 8वां नंबर में कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। जैसे मानते हैं मौलिक अधिकार है, उसको लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डिक्री, या फिर ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश, या फिर ऑप्शन नंबर सी समादेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी अधिसूचना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी मौलिक अधिकार है कि हाँ भाई मेरे को, जैसे मानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में शिक्षा ज़रूरी है, ये मौलिक अधिकार हो गया, है कि नहीं? अब ऐसे-ऐसे चीज़ों को लागू करने के लिए हमें समादेश यानी कि ऑप्शन सी यानी कि समादेश जारी किया जाता है। समझ में आ गया ना? समादेश जारी किया जाता है। ठीक है ना? हमारे जितने भी अधिकार है, हमारा अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता है। घूमने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, ठीक है ना? बोलने की आज़ादी, ये सब हमारा मौलिक अधिकार है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये न्यायालयों के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? समादेश के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? जो भी नेचुरल है, जैसे मानते हैं पेड़-पौधा हो गया, पक्षी हो गया, ठीक है ना? ये सब चीज़ें क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण हो गए। मानते हैं कि पेड़, खासकर पेड़-पौधा हो गया, फिर जो भी नेचर में दिया गया है उसकी रक्षा करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है ना? तो किसके प्रति कौन-सा अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य है, या फिर ऑप्शन बी मौलिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व है, या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक कर्तव्य है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। देखिए, हमारा मौलिक कर्तव्य ये बोलता है कि आप ना पेड़-पौधों की रक्षा कीजिए, बल्कि उसको कटाने से बचाइए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते, तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 9-10 नंबर सवाल पे। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर बोल रहा है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय यानी कि भारतीय संस्थानों के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में कौन सा प्रभारी है?
ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर बी विदेश मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर सी मानक यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्वेश्चन को समझ के बताना है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकायों के मानकों को लागू करने के लिए नीचे दिए हुए निकायों में कौन सा प्रभारी है? ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हमेशा याद रखिएगा कि जो भारतीय मानक ब्यूरो है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये जो है प्रभारी हो जाएगा, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? हमेशा इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर थोड़ा-सा आप मॉडरेट बोल सकते हैं या फिर हार्ड बोल सकते हैं। हम आपको बताएँ कि तीनों तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे। ठीक है ना? तो देखिए 11 नंबर बोल रहा है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना? यानी कि पहले-पहले कौन हो, उसके बाद कौन हो, उसके बाद कौन हुआ। पहला बोल रहा है कि रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। दूसरा बोल रहा है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल की स्थापना। तीसरा बोल रहा है कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, और चौथा बोल रहा है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी कि एनसीडीसी की स्थापना। अब बताइए सबसे पहले कौन सा कालाक्रम में आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार-बार ऐसे करके पूछता है। वन लाइनर में पूछ सकते हैं और ऐसे मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए पहला तो सही है, हम आपको ध्यान से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला जो है कि प्रथम जो कब हुआ था, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। देखिए रानीगंज में जो है 1 नंबर सही हो जाएगा पहला, क्योंकि रानीगंज में ना कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन पहली बार हुआ था, प्रथम उत्पादन। समझ में आएगा ना? उसके बाद कौन-सा है, तो उसके बाद जो हो जाएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी कि एनसीडीसी की स्थापना हुआ था ना, एनसीडीसी की स्थापना हुआ था। पहला कौन-सा हुआ था? रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ था, उसके बाद से एनसीडीसी की स्थापना हुआ था। ठीक है ना? और उसके बाद से हुआ था कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण यानी कि 3 नंबर हुआ था, 3 नंबर हुआ था। ठीक है ना? 3 नंबर हुआ था कोयला कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। जितने भी कोयला खदान है उसको नेशनली करना है यानी कि राष्ट्रीयकरण करना है। तो और उसके बाद से 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि 2 नंबर कौन-सा हो जाएगा? कोल इंडिया यानी कि सीआईएल की स्थापना हुआ था। समझ में कि 1, 4, 3, 2 हो जाएगा। अब देखिए कि ऑप्शन में 1, 4, 3, 2 किसमें है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1, 4, 3, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बार-बार पूछता है, इसीलिए हम आपको समझा-समझा कर भी बता देते हैं, ठीक है ना? ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है? तो 1, 4, 3, 2 हो जाएगा, ठीक है? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक के आप आराम से समझ लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत का कौन-सा राज्य चूना-पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के लिए भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि स्टोरेज के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया ना? कौन-सा है राज्य में? ऑप्शन ए हरियाणा है, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी है राजस्थान है, या फिर ऑप्शन सी है गुजरात है, या फिर ऑप्शन डी है पंजाब है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आप खुद बताइए इन ऑप्शन में से कहाँ पे ये चीज़ें मिलेगी? तो आपको मालूम है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का स्टोरेज यानी कि एरिया भी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बालू वाले रेगिस्तान वाला एरिया है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का ज़्यादा स्टोरेज भी है और वहाँ पर बहुत आपको आपको देखने को भी मिलेगा, है कि नहीं? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। राजस्थान में चूना-पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता का स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? यानी ग्रामीण की बात नहीं कर रहा है, नगरीय जनसंख्या की बातें कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए 30.7% या फिर ऑप्शन नंबर बी 31.2% या फिर ऑप्शन नंबर सी 31.8% या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देख रहे हैं डिजिट में पूछा हुआ है। अगर आप जब तक एक बार हम बोलेंगे कि आप भारत की जनगणना को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से एक माने एक या नहीं तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल बनकर आते हैं, और नहीं तो हम आपके वीडियो को माध्यम से हम सारा कंप्लीट करवा देंगे अगर आपका कमेंट में इसके लिए आएगा तो, है कि नहीं? कि हाँ भाई सर करवा दीजिए, हम बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31.2% यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी सॉरी ऑप्शन नंबर बी 31.2%, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। भारत की जो 11 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की जो नगरीय जनसंख्या जो थी ना 31.2% ही थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना, 14 नंबर बोल रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के जो जनक किसे कहा जाता है, देखिए जो स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी का, उनके लिए तो हम अपने चैनल पे बिहार स्पेशल 2000 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। आप चैनल पे जाके विजिट करके देख भी सकते हैं, ठीक है ना? आपको बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आराम से हम लेकर आए, आप जाके देखिए, आपको खुद मालूम चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? एक और बात बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी में जो मेंस वाला जो होता है ना, मेंस वाला, उसमें जो है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी बेहतरीन तरीके से साइंस एंड टेक में ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन अब बीपीएससी के पीटी में भी पूछता है, बहुत सारे पीटी वाले एग्जाम में भी पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, और बीपीएससी के मेंस में साइंस एंड टेक वाला पोर्शन में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल ही पूछता है, ठीक है ना? तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है 14 नंबर, कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिनस पॉलिंग को, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऑथर वैन गॉर को, या फिर ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड फेनमैन को, या फिर ऑप्शन नंबर डी निकोला टेस्ला को। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है, वो कौन है? रिचर्ड फेनमैन को, ठीक है ना? रिचर्ड जो फेनमैन है, ये नैनो टेक्नोलॉजी के जनक बोले जाते हैं, ठीक है ना? याद हो गया होगा, हमें उम्मीद है। रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, याद है, ये क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 15 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है ना? देखिए, ये 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इसको तो आपको बिल्कुल ही बताना चाहिए। जो रॉकेट होता है, आखिर जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे, या फिर ऑप्शन नंबर बी बर्नौली प्रमेय पे, या फिर ऑप्शन नंबर सी रेखीय गति का संरक्षण पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी अवगाद्रो की अवधारणा पे। तो देखिए, आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है ना दोस्त, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ना पड़ेगा, सारा चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। तभी जाके क्वेश्चन बन पाएगा, क्योंकि सारा एग्जाम का पैटर्न चेंज होते जा रहा है दिन पे दिन, है कि नहीं? आप खुद देख सकते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत सारे स्टूडेंट आराम से लगा देते क्या? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे, लेकिन नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद लगाइए कि ऑप्शन में आके दिया क्या है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेखीय गति के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। समझ में आ गया ना? तो रेखीय गति के संरक्षक के सिद्धांत पे काम करते हैं, कौन? रॉकेट जी, ठीक है ना? तो देख सकते हैं दोस्त कि आपको कितना बेहतरीन तरीके से इन 15 गो क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया जा रहा है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन सभी करके जा रहे हैं ना, जितने भी हम वीडियो कंप्लीट करवा रहे हैं, आप खुद देखिएगा एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो दोस्त, ऐसे ही हमारी वीडियो को आप बिल्कुल देखते रहिए, और आप एग्जाम को मतलब जितने जल्दी हो सके सिलेक्ट कर करके मेरिट बनाइए, और अपने जीवन को उजाले की तरफ लेके जाइए, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक शानदार और लाजवाब वीडियो के साथ, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय।